हेलो बेटा, ओम्स लॉ के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि जैसे कि आपका ये रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसके अक्रॉस आपने एक बैटरी यूज़ कर ली है। क्लियर? ये बैटरी आपने यूज़ करी। अब जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम का है। कितना है? 2 ओम का रेजिस्टेंस है और बैटरी आपकी 10 वोल्ट की है। क्लियर है? तो अगर आप 10 वोल्ट की बैटरी को 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ यूज़ करोगे तो करंट कितनी आएगी? V इज़ इक्वल टू आई आर। तो I कितना आ जाएगा बेटा? V बाई आर। कितना आएगा? V बाई आर आ जाएगा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी बेटा 10/2। दैट मीन्स 5 एम्पियर की करंट जो है आपको मिलेगी। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, इस 10 वोल्ट की जगह इसको 100 वोल्ट कर देता हूँ। तो मामला क्या हो जाएगा? तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? उस केस में जो करंट की वैल्यू आएगी वो होगी 100/2, दैट विल बी 50 एम्पियर। अब मैंने ये 100 से और इंक्रीज करके 1000 वोल्ट कर दिया। कितना कर दिया? 1000 वोल्ट कर दिया। तो अब करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी 1000/2, दैट इज 500 एम्पियर। एक ऑब्जर्वेशन देखो जरा आप, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। कर रही है कि नहीं कर रही? इसका मतलब है जो करंट है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है? V पर। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू आर हो गया। ये R क्या है? ये रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल है। ठीक है? तो किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो हम करंट पास करते हैं वो डिपेंड करती है कि उसके अक्रॉस आपने कितनी पावरफुल बैटरी लगा रखी है। अगर ज़्यादा पावरफुल बैटरी है तो ऑब्वियस सी बात है, उससे फ्लो करने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। गॉट द आइडिया? तो जब हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया था तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि V और I के बीच में जो ग्राफ आएगा, ये आपका पोटेंशियल है, ये आपकी करंट है। तो जो ग्राफ आया था वो कैसा आया था? वो लीनियर ग्राफ आया था, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आई थी वो। क्लियर होगी बात? तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ओम्स लॉ है ये। क्लियर होगी बात? अब हम ओम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे मैं ये आपको बताता हूँ किस तरह से करेंगे। आपने पढ़ रखा होगा, पहले ये पोर्शन आप सेपरेट है ये, ठीक है। आपने वी डी इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई स्मॉल एम। पढ़ रखा है कि नहीं? स्मॉल ई यहाँ चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है और स्मॉल एम इलेक्ट्रॉन का मास है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आपने एक फार्मूला और सीख रखा है, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। वी क्या है? पोटेंशियल है कंडक्टर के अक्रॉस, और एल क्या है? कंडक्टर की लेंथ है। ठीक है? तो आप क्या करें, इस ई की वैल्यू को आप इस जगह पर ले जा करके पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? वी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्मॉल ई वी बाई एम इंटू एल, और यहाँ पर क्या? टाउ आ जाएगा। ये आपकी वी डी आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से, इस तरह से इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। क्लियर है? अब आपने करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन सीख रखा है, एन ई ए वी डी। पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? ये तो शायद पिछला ही आर्टिकल था आपका। तो यहाँ से क्या करो, आप Vd की वैल्यू पुट कर दो। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन ई ए, और Vd की जगह क्या ले लोगे? ई वी टाउ अपॉन कितना? m इंटू एल। क्लियर होगी बात? ये समझ में आ गया? तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी कैलकुलेट होकर के? ये वैल्यू आ जाएगी आपकी जा करके ए एन ई स्क्वेयर और कितना? ए एन ई स्क्वेयर टाउ, और अपॉन में क्या? m इंटू एल, और मल्टीप्लाई बाई क्या? वोल्टेज। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? ये सारी वैल्यू I के इक्वल आ रही है। तो एक बात बताना यहाँ से आप, V अपॉन आई कितना आ जाएगा? V अपॉन आई आ जाएगा m इंटू एल अपॉन ए एन ई स्क्वेयर टाउ। आएगा कि नहीं आएगा? ये चीज़ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? या फिर आप क्या कह सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को आप क्या कहते हैं? एक कांस्टेंट कह दें, और इस कांस्टेंट का नाम क्या रख दें? कैपिटल R। ये रेजिस्टेंस है बेटा। क्लियर होगी बात? ये रेजिस्टेंस है, एक कांस्टेंट है। इसका मतलब V इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? IR आ गया। मैं फिर आपको पूरी बात बता दूंगा कैसे कैसे हमने किया है। देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई स्मॉल एम, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई एल। फिर आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। तो इससे क्या आ गया? इससे आपका जो है Vd इज इक्वल टू आ गया स्मॉल ई कैपिटल V टाउ अपॉन स्मॉल एम इंटू स्मॉल एल। फिर I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये भी नॉलेज पर डिपेंड है आपके कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन। यहाँ पर आपने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी तो आपका करंट में ये रिलेशन आ गया। क्लियर है?
इसके बाद आपने क्या किया, ये जो ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपका रिजल्ट है। यहाँ से आपने क्या किया, v अपॉन आई की वैल्यू निकाली, वो कितनी निकल के आई, ये निकल के आई। फॉर ए गिवन मटेरियल आपका m कांस्टेंट होगा, कंडक्टर की लेंथ कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी कांस्टेंट है, और रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, तो v अपॉन आई इज इक्वल टू आर या v इज इक्वल टू आई आर। गॉट द आइडिया। इस तरह से जो है हम आसानी के साथ ओम्स लॉ को डिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर बेटा, गॉट द आइडिया। अब इसमें जो ये आर है बेटा ध्यान रखना, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब कंडक्टर जो है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको जो रोकता है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ये फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस। तो कैपिटल आर इज रेजिस्टेंस। गॉट द आइडिया। अब हम इसके बारे में आगे बात करने जा रहे हैं अगले आर्टिकल में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, इसको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे इसका। देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इसका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा होता है, मतलब आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको रेजिस्टेंस ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देख लो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट पैदा करना, पोज करना, बाय द कंडक्टर, कंडक्टर करता है ऐसा, किस चीज़ को अपोज करता है, वो किस चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जो इसके अंदर से पास हो रही है उसको रोकने का काम करता है। गॉट द आइडिया। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट I, V अपॉन आई इज इक्वल टू R। इसको अगर आप बिल्कुल फनी लैंग्वेज में समझना चाहोगे तो देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो है आपका वोल्टेज है, ठीक है, और जितना ज़्यादा वोल्टेज पावरफुल होगा वो करंट को क्या करेगा, आगे की तरफ भेजेगा। जितना पावरफुल होगा ये करंट को आगे की तरफ भेजेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये इसको किक कर रहा है, जो वोल्टेज है ये एम्पियर को किक कर रहा है, मतलब ये चाहता है कि आगे पास हो। लेकिन ज़रा इसको देखो, ये कौन है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ये क्या कर रहा है, इसने जो है इसके मोशन को रोकने के लिए देख रहे हो क्या कर रखा है, बांधने की कोशिश कर रहा है ये। गॉट द आइडिया। तो बिल्कुल सिंपल यही होता है, एक्चुअल लाइफ में भी यही होता है कि ये चाहता है, वोल्टेज चाहता है कि करंट क्या करे, आगे की तरफ जाए, लेकिन ये जो आर है ये इसको रोकने की कोशिश करता है। अब आर में और वी में कंपटीशन होता है, जो पावरफुल होता है उसकी ज़्यादा चलती है। जैसे वी ज़्यादा पावरफुल है तो आर की नहीं चलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट आपका गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ही है, यहाँ से ज़्यादा करंट जो है पास करेगी। बिल्कुल सिमिलर केस यहाँ पर भी दिखाया गया, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये पोटेंशियल है V, और ये देख रहे हो आप, ये करंट की वैल्यू जो है ये आगे की तरफ है, करंट आगे जाना चाहता है, रेजिस्टेंस उसे रोकना चाहता है। गॉट द आइडिया। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, तो जब हम 1 एम्पियर की करंट को पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के अक्रॉस जब क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमें कंडक्टर जो है, जो रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, दैट इज़ 1 ओम। नहीं समझ में आया? अरे भाई मैंने V को कितना ले लिया, 1 वोल्ट ले लिया, I को कितना ले लिया, 1 एम्पियर ले लिया। तो जब मैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पियर की करंट को गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू पास करवाऊंगा, तो जो कंडक्टर रेजिस्टेंस शो करेगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। गॉट द आइडिया, 1 ओम होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई। अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। डायमेंशन कैसे निकलेगा, R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई होता है, और V बराबर आप जानते हो क्या होता है, W अपॉन क्या होता है, और ये क्या है आपका I, और W की डायमेंशन क्या होती है, M L2T-2 होती है या नहीं होती है, और Q की क्या होती है, I इंटू टी, मतलब A इंटू टी हो गया, और I की क्या हो गई, A हो गई। अब इस पूरी वैल्यू को आप जो है सॉल्व कर लो, ये आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ गया। गॉट द आइडिया। तो ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर की, कि जो कंडक्टर है वो रेजिस्ट करता क्यों है, वो मैं बता देता हूँ क्या होता है। कि जैसे ये आपका कंडक्टर है मान लो, ठीक है, और ये बहुत सारे जो हैं चार्जेस हैं, बहुत सारा चार्ज है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये एक एंड से दूसरी एंड की तरफ जाएंगे तो इनके बीच में बहुत सारे कैरनल्स भी होंगे। कैरनल्स का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था ये वो होंगे, और साथ में इनके जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं एक डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ए वाले पॉइंट से बी वाले पॉइंट की तरफ आना चाहता है मान लो, तो जब ये मूव करेगा ना तो जाएगा तो इसी रास्ते से, तो इसको रास्ते में अपने जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और कैरनल मिलेंगे जो इसको अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। फाइनली जो है ये कोशिश ये करेंगे कि इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेंगे।
गॉट द आइडिया। और जो मोशन को रोकने की कोशिश है उसी का नाम क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये इसका कॉज है कि इसके जैसे जो दूसरे हैं या आपके कैरनल्स हैं वो इसके रास्ते में रुकावट पैदा कर देते हैं और उसके अंदर जो है रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं, मोशन को डिक्रीज़ करते हैं, तो करंट की वैल्यू को ये डिक्रीज़ कर देते हैं। गॉट द आइडिया, ये इसका रीज़न है। ये बेटा न्यूमेरिकल देखो आपके सामने है। ये कहता है इफ़ 1 माइक्रो एम्पियर करंट कितनी है, करंट है आपकी 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 1 × 10⁻⁻6 एम्पियर, इतनी करंट है, फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट। ये तब फ्लो करती है जब आप 2 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस लगाते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस, आपसे आर की वैल्यू ये डिमांड कर रहा है। तो आप जानते हो खूब अच्छी तरह V = क्या होता है, I × R। तो V की जगह क्या लिख दोगे, V की वैल्यू पता है आपको, I की वैल्यू पता है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, कैपिटल R की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे और इसकी यूनिट क्या आएगी, ओम में आ जाएगी। गॉट द आइडिया, इतने ओम का जो है रेजिस्टेंस शो कर देगा। गॉट द आइडिया। बेटा ये देखो एक फैक्ट है ये, डू यू नो द बायोलॉजिकल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट टू द ह्यूमन बॉडी। मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन बॉडी के 2 केस बताता हूँ। एक तो जब ह्यूमन बॉडी ड्राई है और एक जब ह्यूमन बॉडी वेट है। जब ड्राई होती तो रेजिस्टेंस ऑफर करती है 10⁵ ओम का, मतलब करीब करीब 1 लाख ओम, करीब करीब 1 लाख ओम का ये जो है रेजिस्टेंस शो करती है। लेकिन जब वेट होती है तो ये सिर्फ 1500 ओम का रेजिस्टेंस शो करती है। इसका मतलब है जब बॉडी वेट होती है तो करंट का पासेज ज़्यादा होता है, आई की वैल्यू क्या हो जाती है, मोर हो जाती है। गॉट द आइडिया, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। और जब ड्राई है तो ड्राई के केस में आपकी आई की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। क्लियर होगी बात। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हो सकता है। ये 2 केस तो आपके दिमाग में होने चाहिए, फैक्ट है ये। ड्राई बॉडी का रेजिस्टेंस 1 लाख ओम के आसपास होता है, वेट बॉडी का रेजिस्टेंस 1500 ओम के आसपास होता है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब रेजिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा करंट हमारी बॉडी बियर नहीं कर सकती है। अब किस किस रेंज में करंट को वो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है बॉडी को, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बेटा। ये देखो, ये है आपका करीब करीब अगर 2 माइक्रो एम्पियर की करंट है, 2 माइक्रो एम्पियर की करंट है आपकी, सॉरी 2 मिली एम्पियर की, अगर आपकी 2 मिली एम्पियर की करंट है तो इसकी वजह से पता है क्या होगा, इसकी वजह से बॉडी में टिंगलिंग आ जाएगी, झटका लगेगा, टिंगलिंग। क्लियर हो गया। और अगर आपकी जो करंट है वो आ जाएगी करीब करीब आप मान के चलो 20 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर, अगर वो जो करंट है वो 20 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर के बीच की है, तो ये जो है बॉडी को पैरालाइज कर देगी। क्या कर देगी, पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब आपकी जो ब्रेन की नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। क्लियर होगी बात। और अगर आपका जो ये है 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के बीच में हुआ करंट, 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के बीच की करंट हुई, तो ये क्या करेगी, मस्कुलर डिसऑर्डर कर देगी, मतलब जो आपकी मसल्स हैं मस्कुलर डिसऑर्डर पैदा कर देगी। मस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब है कि आपके जो मांसपेशियां हैं वो डिसऑर्डर हो जाएंगी, वो फट जाएंगी, ये हो सकता है, ठीक है बेटा। तो जो वेट होता है, जब वेट होती है ना बॉडी, तो पता है कितनी करंट आती है, क्योंकि हमारे घरों में वोल्टेज कितना आता है, 220 वोल्ट आता है, तो V कितना है, 220 वोल्ट। क्लियर है। और रेजिस्टेंस कितना है, 1500 ओम। तो इससे जो करंट की वैल्यू आएगी करीब करीब 150 मिली एम्पियर के आसपास आ जाएगी। 150 मिली एम्पियर तो बेटा ये जितने भी केसेस दिए इन सब में बहुत ज़्यादा है, समझ गया कि नहीं। 2 मिली एम्पियर पर टिंगलिंग हो रही है, 20 से 100 के बीच में पैरालिसिस हो रहा है, और 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर में क्या हो रहा है, मस्कुलर डिसऑर्डर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम वाली हैं। तो 150 मिली एम्पियर पर तो करीब करीब फैटल शॉक लगेगा, जान भी जा सकती है। गॉट द आइडिया। तो ये है बायोलॉजिकल कनेक्शन रेजिस्टेंस का हमारे करंट के साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ, ठीक है। तो whenever you are in a wet condition, do not touch the electrical appliances, otherwise you will get fatal shock, you may get fatal shock, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत कॉशियस होना चाहिए। तो ये फैक्ट है एक, इसके थ्रू जो है आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। बेटा अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पहले रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये एक केस है आपका, जब L लेंथ का कंडक्टर लिया आपने, ठीक है। तो L लेंथ का जब कंडक्टर लिया, इसके अंदर से करंट पास करी तो कुछ और आई। जब आपने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ को आपने क्या कर दिया, 12 कर दिया, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज
इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, क्योंकि आपने ओम्स लॉ पढ़ रखा है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन आई। क्लियर है। तो जब आपने लेंथ को डबल किया, ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी मेजर होकर के आई, वो हाफ हो गई। ठीक है, जब आपने लेंथ को डबल कर दिया तो जो करंट थी, जो करंट की वैल्यू वो हाफ हो गई। तो जरा देखो आर डैश क्या आ जाएगा आपका, आर डैश आ जाएगा वी अपॉन, करंट की वैल्यू हाफ हो गई तो आई बाई टू हो गया। ठीक है, तो ये टू ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, टू टाइम्स वी अपॉन आई, और वी अपॉन आई को क्या कह देंगे, आर, तो ये हो जाएगा टू आर। क्लियर होगी बात। मैं फिर बता देता हूँ, v इज इक्वल टू आई आर में कोई दिक्कत नहीं, तो r इज इक्वल टू वी अपॉन आई में कोई दिक्कत नहीं। r डैश क्या है, जब मैंने लेंथ को डबल कर दिया, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैंने क्या किया, वायर मेरा कितना लंबा था, पहले वायर मेरा ये था, फिर मैंने क्या किया, इससे डबल लेंथ का वायर ले लिया। क्लियर होगी बात। फिर मैंने क्या किया, उसी पोटेंशियल पर जब उसके अंदर से करंट पास की तो करंट की वैल्यू हाफ रहेगी। मान लो जब ये टुकड़ा था तो 2 एम्पियर की करंट जा रही थी, और जब मैंने ये पूरा ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया, तो मेरी करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 एम्पियर हो गई। ये तो प्रैक्टिकल बात है, ये मैं करके देख रहा था। इसका मतलब है कि आर डैश क्या हो गया, वोल्टेज तो वही था, बैटरी मैंने वही लगा रखी थी, बैटरी में कोई अंतर नहीं किया मैंने। ठीक है, तो वी मेरा वही था, लेकिन करंट मेरी क्या हो गई, हाफ हो गई। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया बेटा 2r के इक्वल, क्योंकि 2 टाइम्स वी बाई आई, और वी बाई आई क्या होता है, r होता है। तो r डैश कितना आ गया, 2r। इसका मतलब है अगर मैं लेंथ को डबल कर देता हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। एक केस तो ये हो गया। अगला केस बताता हूँ। ये मेरे पास बैटरी थी, क्लियर है, और इस बैटरी पे मैंने जो है इस तरह से ये जो है ये यूज़ कर रखा है, आपका कंडक्टर यूज़ कर रखा है। क्लियर है। तो r इज इक्वल टू कितना था, v अपॉन आई था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ओरिजिनल बात थी। फिर मैंने क्या किया, इसको हाफ कर दिया। क्या कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया। जैसे मैंने एरिया हाफ किया, ये पोर्शन मैंने हटा के अलग कर दिया। जैसे मैंने अब हाफ पोर्शन में करंट अप्लाई करी तो वो हाफ रह गई आपकी, कितनी रह गई, तो अब जो आर डैश आया वो कितना हो जाएगा, मैंने बैटरी तो वही यूज़ करी है, करंट मेरा कितना हो चुका है, हाफ हो चुका है। ठीक है, करंट मेरा कितना हो गया, हाफ हो गया। तो अब ज़रा देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो ये आ गया आपका जा करके कितना, 2 टाइम्स वी अपॉन आई आ गया कि नहीं, और वी अपॉन आई क्या होता है, आर होता है। इसका मतलब क्या आ गया, 2r आ गया। तो अब नया रेजिस्टेंस क्या आ गया आपका, नया रेजिस्टेंस 2r आ गया। गॉट द आइडिया। इसका मतलब है कि जब मैं एरिया को हाफ करता हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस डबल हो जाता है, लेंथ को डबल करता हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि लेंथ बढ़ाते ही रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, एरिया के, क्योंकि जैसे ही मैंने एरिया हाफ किया रेजिस्टेंस डबल हो गया। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये प्रैक्टिकल काम करके देखा मैंने, लेंथ को डबल किया तो मामला कुछ था, एरिया को हाफ किया तो मामला जो है अलग था। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल तरीके से मैंने चेक कर लिया कि हमारे रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आ जाएगा, या आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो एल बाई ए। गॉट द आइडिया। अब इसमें रो क्या है, रो यहाँ पर जो है रेजिस्टिविटी है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है बेटा। क्लियर हो गई बात, ये आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे दी जाएगी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। तो R इज इक्वल टू क्या है, रो एल बाई ए। आप क्या करो, L को ले लो 1, एरिया को ले लो 1। ठीक है, यूनिट लेंथ का आप कंडक्टर ले लो और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर ले लो, मतलब उसकी लेंथ 1 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 यूनिट है। तो जो रेजिस्टेंस वो कंडक्टर शो करेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा आपका रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मेटल। जैसे ये आपका मान लो कंडक्टर है, ठीक है, इसका लेंथ कितना मैंने कंसीडर कर लिया, 1 कर लिया, और जो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी वैल्यू मैंने क्या कंसीडर कर ली, 1 कंसीडर कर ली। तो ऐसा जो कंडक्टर रेजिस्टेंस शो करेगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। गॉट द आइडिया और नॉट। तो ये रेजिस्टिविटी बेटा कर लोगे, क्लियर हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब अगली जो बात है, मैं निकालूंगा एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या निकालूंगा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बेटा रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर ए बाई एल। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए था ना, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए बाई एल। यहाँ देख लो आप, ये रो है, ये ए इधर चला जाएगा और एल इसके नीचे आ जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए बाई एल। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की क्या होती है, आप चाहो तो मीटर में ले लो, मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा,
ये आ जाएगा बेटा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आएगी वो होगी ओम मीटर। गॉट द आइडिया? ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? ये चीज़ क्लियर हो गई? अब मैं बात करूंगा बेटा इसके डायमेंशनल फार्मूले की। किसकी बात करूंगा? डायमेंशनल फार्मूले की। ये कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। देखो बेटा, R इज इक्वल टू क्या था आपके पास? रो एल बाई ए था। तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R A बाई एल आ जाएगा। क्लियर होगी बात? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा वो बताता हूँ। देखो बेटा, रो इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास R A बाई एल। ए फॉर एरिया, एल फॉर लेंथ, कोई दिक्कत नहीं करेगा। प्रॉब्लम आएगी इस रेजिस्टेंस में। एक बात बताओ, आपने सीख रखा है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V अपॉन आई। V यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V बराबर W अपॉन क्यू भी पढ़ रखा होगा आपने, W बाई क्यू पढ़ रखा है। और ये I आपका आ गया इस तरफ से, तो ये R हो गया। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ रो की जगह क्या लिख सकते हो आप। रो की जगह लिख सकते हो W अपॉन क्यू इंटू आई इंटू ए अपॉन एल। अब वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? M L2T माइनस 2। क्यू बराबर IT होता है तो A इंटू टी, और I इज इक्वल टू करंट है तो A। एरिया की क्या हो गई? L की 2, लेंथ की कितनी हो गई? L। तो ये पूरी चीज़ अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको किसका डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा? रेजिस्टिविटी का जो है आपको डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ सारी बात कैसे निकलता है ये। रो इज इक्वल टू R A बाई एल। ए में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दिक्कत क्या कर रहा था? रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू। ये फार्मूला आपको याद रखना है, I नीचे रहेगा। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस की जो ये वैल्यू है ये उठा करके मैं कहाँ पुट कर दूंगा? ये मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर। क्लियर है? तो ये आपका बन के आ जाएगा रो इज इक्वल टू W A अपॉन क्यू आई एल। तो W का डायमेंशनल फार्मूला होता है ML2T माइनस 2। क्यू इज इक्वल टू IT मतलब 80 हो जाएगा। एरिया आपका होता है L की 2 और लेंथ कितना है? L। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको किसका डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा? रो का डायमेंशनल फार्मूला आपको मिल जाएगा। गॉट द आइडिया? इस तरह से हम प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे, या ये हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे रेजिस्टिविटी का। गॉट द आइडिया? बेटा आपने I इज इक्वल टू NEA VD में VD की वैल्यू पुट करी थी, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया था? NEA, और VD की जगह क्या लिखा था आपने? EV टाउ अपॉन M इंटू एल। ये लिखा था कि नहीं लिखा था? ये चीज़ आई थी। तो ये फाइनल होकर के आया था I इज इक्वल टू ANE स्क्वेयर टाउ अपॉन M इंटू एल, और यहाँ पर क्या आ गया था? ये V मैंने बाहर कर दिया। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा? V अपॉन आई इज इक्वल टू ML अपॉन ANE स्क्वेयर टाउ आ जाएगा। V अपॉन आई इज इक्वल टू ये आ जाएगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर में, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर में V अपॉन आई इज इक्वल टू आर आ जाएगा। और R क्या होता है? रो एल बाई ए होता है कि नहीं होता है? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ से रो कितना आ जाएगा? रो इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन आई इंटू एरिया अपॉन लेंथ। और V अपॉन आई की ये वाली जो वैल्यू है आप क्या करोगे? ये उठा करके आप यहाँ पुट कर दो। क्लियर है? तो जब आप ये यहाँ पुट करोगे तो देखो क्या आएगा। जैसे ही आपने ये वैल्यू यहाँ पुट करी तो आपका आंसर आएगा ML अपॉन ANE स्क्वेयर इंटू टाउ। ये तो V अपॉन आई आ गया, और ये A आ गया, और ये L आ गया। इस A से ये A कैंसिल, इस L से ये L कैंसिल, तो आएगा क्या आपका? M अपॉन NE स्क्वेयर टाउ। इसका मतलब है रो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द चार्ज पे। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आपका जो है इलेक्ट्रॉन थे उस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। समझ गए बेटा? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो बेटा अभी तक हमने क्या क्या किया? हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब हम ये निकालेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल के नेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा एक फार्मूला है आपका, मैं बताता हूँ आपको। रो इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वेयर टाउ। क्लियर होगी बात? तो रो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। अब ज़रा दिमाग लगाओ, अगर यहाँ से मैं M को कांस्टेंट कर दूँ, चार्ज को कांस्टेंट कर दूँ, और रिलैक्सेशन टाइम को कांस्टेंट कर दूँ, तो रो किस पे डिपेंड कर रहा है? 1 अपॉन N पे। और N क्या चीज़ होती है? पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चीज़ है ये? पर यूनिट वॉल्यूम
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज़ है बेटा। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चीज़ है यहाँ पर। तो ज़रा दिमाग लगाओ, जैसे ही आप मटेरियल चेंज कर दोगे, मान लो ये आपके पास सिल्वर है, ये आपके पास सिल्वर है, तो इसमें n की वैल्यू कुछ और होगी। ये आपके पास गोल्ड है, क्या है ये, गोल्ड है, तो गोल्ड में कुछ वैल्यू इसकी डिफरेंट आएगी। अगर ये आपका आयरन है, तो आयरन में इसके अंदर वैल्यू इसकी कुछ और आएगी। गॉट द आइडिया और नॉट? तो अलग अलग मटेरियल में n की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है कि उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। गॉट द आइडिया? तो ये चीज़ है आपकी। अब ध्यान रखना, जो रो होता है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। आगे हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बेटा, जैसे मेटल्स के केस में देख लो, मेटल्स के केस में जो रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, ये देखिए इतनी है। मेटल्स के केस में ये इस तरह से आ रही है, 10 की -8 ऑर्डर की आ रही है। तो मर्क्यूरी की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। क्लियर है? सेमीकंडक्टर के केस में देखो, रेजिस्टिविटी रिलेटिवली लो है, उतना ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करते ये, ठीक है, रेजिस्टिविटी इनकी कम है। और एलॉय के केस में देखो, ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा है, एलॉय के केस में ये आ रही है, ठीक है। इंसुलेटर के केस में देखो, ज़बरदस्त रेजिस्टिविटी है, देख रहे हो, 10 की 10 से 10 की 14, क्लियर है, 10 की 11 से 10 की 15, काफ़ी ज़्यादा है। इंसुलेटर के केस में आसानी से फ्लो नहीं होता ना चार्ज का, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करते हैं वो। तो ये सिर्फ एक आइडिया दिया आपको कि चीज़ें किस तरह से रेजिस्ट कर सकती हैं, वो डिपेंड करता है उनके नेचर पर, क्योंकि नेचर का मतलब डिफरेंट मटेरियल है, तो उनकी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर भी आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा एक व्यू है, ओवरव्यू है, आपको एक आइडिया लगता है इससे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब। बेटा ये टॉपिक है आपके सामने, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसको हमें जो है समझना है। करंट डेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। करंट डेंसिटी का मतलब है एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट पास हो रही है परपेंडिकुलरली, ठीक है। नॉर्मल टू द करंट जो है आपका एरिया जो लेंगे वो उसकी करंट डेंसिटी को शो करेगा। J इज इक्वल टू होता है I/A, J इज इक्वल टू I/A। वैसे करंट अपने आप में स्केलर है, एरिया अपने आप में स्केलर है, लेकिन जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या लेते हैं, जो करंट लेते हैं वो नॉर्मल टू द एरिया लेते हैं, तो इसमें एरिया वेक्टर कंसीडर होता है, ठीक है। अब अगर बात आई आपकी करंट डेंसिटी की यूनिट की, तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर किसकी हो गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई आपकी करंट डेंसिटी की। अब अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। एम्पियर के लिए A यूज़ कर लो और मीटर स्क्वायर के लिए L की 2 यूज़ कर लो, तो ये आ जाएगा आपका L की पावर -2 A की पावर 1। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा करंट डेंसिटी का। क्लियर बेटा? ध्यान रखना, आपको कोई भी कंडक्टर है आपका, किसी भी शेप का हो वो, और उसके अंदर करंट का जो फ्लो हो रहा है वो नॉर्मल लेना है आपको। इसमें जो करंट लेनी है वो नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया लेनी है। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके नॉर्मल 90 डिग्री बनाते हुए आपको करंट की वैल्यू यहाँ कंसीडर करनी है। तो J इज इक्वल टू I/A। ये वेक्टर क्वांटिटी है, रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया यू विल हैव टू कंसीडर, हमेशा परपेंडिकुलर आपको कंसीडर करना है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। गॉट द आइडिया? अब बेटा जो करंट डेंसिटी है वो आपकी मोर भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है। जैसे अगर मान लो गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा करंट पास कर रही है, ठीक है, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, क्लियर है, तो A की वैल्यू होगी आपकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और करंट इसके अंदर से पता चला जा रही है 5 एम्पियर की, तो काफ़ी ज़्यादा करंट डेंसिटी हो जाएगी। मतलब गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपका जो है चार्ज पास कर रहा होगा, ठीक है। और अगर आप एरिया की वैल्यू ज़्यादा ले लेते हो, ठीक है, और उससे एसोसिएटेड आप जो है करंट डेंसिटी निकालना चाहते हो, तो ज़्यादा एरिया ले लोगे और करंट की वैल्यू कम है तो करंट डेंसिटी आपको कम दिखाई देगी। क्लियर होगी बात? तो बिल्कुल एरिया पे डिपेंड कर रही है। अगर आप एरिया की वैल्यू को क्या लोगे, लो लोगे, तो करंट डेंसिटी आपकी हाई आएगी, और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा ले लोगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एरिया के लिए। गॉट द आइडिया? तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि करंट डेंसिटी जो है, करंट की डेंसिटी एसोसिएटेड विद एन गिवन एरिया, ठीक है, सब कुछ एरिया डिपेंडिंग है। अगर करंट डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब एरिया से एसोसिएटेड करंट की वैल्यू भी आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने ये कह दिया कि ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कोई, और इसकी करंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा यार एरिया तो बहुत छोटा है, ये एरिया तो बहुत छोटा है, और ये कह रहा है करंट डेंसिटी J की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें जो करंट एसोसिएटेड है ना वो बहुत ज़्यादा होगी, तभी जा करके आपको J की वैल्यू मोर मिलेगी। क्लियर होगी बात? अब दूसरी बात, अगर वो कह दे इस तरह से कि ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है
और इसकी जो करंट डेंसिटी है वो लो है। करंट डेंसिटी क्या है, वो लो है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और इससे एसोसिएटेड करंट की वैल्यू लो थी। करंट इसमें कम था लेकिन एरिया ज़्यादा था, ये एरिया हमने ज़्यादा ले लिया। तो अगर फार्मूले में पुट करूँगा तो एरिया की वैल्यू ज़्यादा, करंट की वैल्यू लेस, तो जे आपका क्या आ जाएगा, लो आ जाएगा। करंट डेंसिटी आपको कम मिलेगी। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। इसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएंगी, हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। बस आपको फिजिक्स समझ में आनी चाहिए, हो क्या रहा है एक्चुअली में, समझ रहे हो। इन रियलिटी कौन सा फिजिकल फिनोमिना हो रहा है उसका फार्मूलेशन हमने बना लिया है, उसको हम डिराइव कर लेते हैं, फिर वो फार्मूले हम यूज़ करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। तो फिजिक्स को समझ लो अच्छी तरह कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। गॉट द आइडिया।